हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, जिसमें हम लोग बात कर चुके थे ट्रोपोस्फियर की बात, क्षोभ मंडल की बात हम लोग कर चुके थे। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर। उस क्लास को रिकॉल करो आप। बात हुई थी, ये इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ये इक्वेटर है, 0 अंश अक्षांश रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और ये आपकी मकर रेखा है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें, पिछले क्लास में बात कर चुके थे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की बात हो चुकी थी। क्षोभ मंडल के बाद बात हुई थी ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज क्षोभ सीमा की बात हम लोग कर चुके थे। जिसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे कि दो खेतों के बीच, जमीन के बीच जो मेड़ होती है, ट्रोपोपाज उसी तरह है। जहां हमने ये बात कर चुके थे कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान गिरता चला जाता है, लेकिन ट्रोपोपाज में आकर तापमान गिरना बंद हो जाता है। अब इसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। इसे कहते हैं समताप। हम मंडल की बात करें, अब एक चीज सोचो, यह आपका समताप मंडल है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यह समताप मंडल है। ध्यान देना इस बात को। समताप मंडल की बात करें तो इस समताप मंडल को देखो आप, इक्वेटर पर इसकी चौड़ाई कम है और पोल पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हम जब पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई कम होती चली जाती है, या हम इक्वेटर से जब पोल की तरफ बढ़ते हैं तो चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। समान रूप में देखा जाए, इक्वेटर पर ऊंचाई कम है, पोल पर चौड़ाई ज्यादा है, इक्वेटर पर चौड़ाई कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेटर पर समताप मंडल शून्य हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि इक्वेटर पर समताप मंडल शून्य क्यों होता है? क्योंकि जब इक्वेटर पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जब संवहनी हवाएं कन्वेक्शनल विंड्स की बात करें, जब तीव्र गति से चलती हैं, तो ये जो ट्रोपोस्फियर है काफी ऊपर उड़ जाता है। और जब ये ट्रोपोस्फियर काफी ऊपर उड़ जाएगा, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, संवहनी हवा यहां बहुत तीव्र गति से चल रही है, तो ये क्या करेगी, इसको ऊपर उठा देगी। और जब ट्रोपोस्फियर जो ऊपर उड़ जाएगा तो इक्वेटर पर समताप मंडल शून्य हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है, तब से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इक्वेटर पर समताप मंडल शून्य हो सकता है? बिल्कुल शून्य हो सकता है। शर्त यह है कि इक्वेटर पर संवहनी हवाएं तीव्र गति से चले और क्षोभ मंडल को ऊपर उठा ले जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
मान लिया जाए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्य है फर्स्ट, भूमध्य रेखा पर समताप मंडल की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होती है। हम सेकेंड की बात करें, भूमध्य रेखा पर कभी कभी समताप मंडल शून्य हो जाता है। अब सोचो, पहली चीज, ए, बी, सी और डी, सी दोनों सत्य है, डी केवल ए सत्य है। हमेशा ध्यान देना, तो इस विकल्प में ये दोनों सत्य है, तो हमारा जो विकल्प होगा सी होगा। एक बात हमेशा याद रखना, सामान्य रूप में देखा जाए तो इक्वेटर पर सामान्यतः समताप मंडल की ऊंचाई चौड़ाई सबसे कम होती है। अब एक प्रश्न, पहली चीज, जब समताप मंडल की बात करते हैं तो इसे पहली बात समताप मंडल क्यों कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि समताप मंडल के निचली सीमा में तापमान लगभग समान रहता है। चूंकि तापमान लगभग समान रहता है, समान, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। लेकिन हम जो ऊपर की बात करेंगे तो यहां तापमान बढ़ने लगता है। हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये उठा, तापमान क्यों बढ़ा? इसके पीछे दो रीजन है। इस लेयर में ओजोन की परत पाई जाती है। पहला जो रीजन कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा में आखिर तापमान बढ़ने क्यों लगता है, तापमान में वृद्धि क्यों होती है, उसका प्रमुख कारण यह है कि यहां ओजोन की लेयर पाई जाती है। आप ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, ओजोन की लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक तो देखा जाए, यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ओजोन की जो लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज सोचो जरा, समांतर देखा जाए, आपने छन्नी देखी होगी, ये फिल्टर, जब चाय को आप छानते हो तो सबसे पहले चाय की बूंद यहां गिरती है, यहां ताप होगा। जब चाय की बूंद इस लेयर पे गिरेगी तो यहां से यहां तक आने में कुछ तो ताप गिरेगा, तो यहां ताप थोड़ा सा कम हो जाता है। ओजोन की लेयर के साथ ऐसा ही होता है। तो पहला प्रश्न ये है कि समताप मंडल के निचली सीमा में तापमान लगभग समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। किंतु समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहां ओजोन की लेयर पाई जाती है और ओजोन की लेयर की बात करें, यह अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। परावैंगनी किरणों का एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जब उसे अवशोषित करती है तो यह लेयर गर्म हो जाती है। इसलिए
इसका ताप बढ़ जाता है। ओजोन की जब बात की जाती है, ओजोन की बात करें, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। और ओजोन के लेयर की बात करें, समांतर जो ओजोन है 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन की लेयर पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सांद्रण है, सांद्रण 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच ओजोन का सांद्रण सबसे ज्यादा। ध्यान देना, ओजोन का जो सांद्रण है सबसे ज्यादा पाया जाता है 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच ओजोन का सांद्रण पाया जाता है। और ओजोन का जो निर्माण होता है ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मतलब होता है उष्णकटिबंध, और दूसरी बात उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। सोचो, यहां ओजोन का निर्माण होता है। एक होता है ट्रॉपिकल जोन और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल जोन। इस 2 जोन में ओजोन का निर्माण होता है, हवाएं उसे पोलर की ओर लेकर चली जाती हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, ओजोन बनता कैसे है? 2 रीजन है। एक अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें हम लोग, और दूसरी बात थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा। इसके कारण होता क्या है? 2 चीज देखो आप। और तड़ित, हम झंझा की बात करें, तड़ित झंझा के कारण होता क्या है? ओजोन ऑक्सीजन 2 अणुओं में टूट जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये जो परावैंगनी विकिरण है और तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, इसके कारण क्या होता है? इन 2 के कारण यह जो ओजोन है 2 भागों में टूट जाता है। या ये कहा जाए कि ऑक्सीजन क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है, O+O। एक O, हमेशा ध्यान दो, एक O क्या करता है? O2 से मिलकर O3 का निर्माण करता है। समान अर्थ इस समताप मंडल की बात करें, इस समताप मंडल में ओजोन की लेयर, ओजोन की परत पाई जाती है। समांतर 10 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन की लेयर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा ओजोन का सांद्रण 12 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच है। यद्यपि ओजोन का निर्माण उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध 2 जोन में होता है, लेकिन हवाएं इसे ध्रुवों की तरफ लेकर चली जाती हैं। वस्तुतः ओजोन के निर्माण के पीछे 2 रीजन, परावैंगनी विकिरण और तड़ित झंझा। इसके कारण क्या होता क्या है? ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाता है, O+O। ऑक्सीजन के 1 अणु O2 से क्रिया करके O3 का निर्माण कर देता है। आप सोचो, इस समताप मंडल की बात करें, ऊपर ओजोन की लेयर पाई जाती है, यह अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, जिससे गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। यहां तापमान मान लिया जाए -80 है, तो यहां तापमान लगभग 0 डिग्री हो जाता है। तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर की बात करें, स्ट्रेटोपॉज होता है, स्ट्रेटोपॉज।
जैसे ट्रोपोपॉज के बाद स्टेटोपॉज, इसे कहते हैं समताप सीमा। स्टेटोपॉज इसके ऊपर पाया जाता है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। तो ये जो मध्यमंडल है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। और ये जो ऊंचाई है, हमेशा ध्यान दो, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्टेटोस्फीयर, उसके ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मेसोस्फीयर, मध्यमंडल पाया जाता है। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ऊपर जाने पर तापमान गिरने लगता है। यहां तापमान -100 डिग्री हो जाता है। आखिर तापमान गिरना क्यों शुरू हो जाता है? ध्यान देना, यहां तापमान गिर रहा है, ऊपर जाने पर तापमान क्या हो रहा है? बढ़ गया। फिर ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? गिर जाएगा। और ये जो तापमान है, यहां तापमान लगभग -100 डिग्री हो जाता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, आखिर -100 डिग्री क्यों होता है? ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है या हवाएं अत्यंत विरल हो जाती हैं। अब सोचो आप, इस ट्रोपोस्फियर में सभी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में प्राकृतिक घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। वस्तुतः इस ट्रोपोस्फियर में, हमेशा ध्यान दो, क्षोभ मंडल में सामान्य हवाएं चलती हैं, वर्टिकल हवाएं चलती हैं, लेकिन यहां पे समताप मंडल की बात करें, हवा स्थिर हो जाती है, बादलों का अभाव हो जाता है, और वायु अत्यंत विरल हो जाती है। अब एक चीज, ट्रोपोस्फियर में सभी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं क्योंकि यहां पवन की गति है, बादल भी होते हैं और एयर डेंसिटी ज्यादा है। पर स्ट्रेटोस्फियर में ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? प्राकृतिक घटनाएं, चक्रवात, तूफान, वर्षा, कुछ ऐसा नहीं होता। उसके पीछे मूल कारण यह कि वहां पवन स्थिर हो जाता है। बहुत मंद मंद पवन या पवन स्थिर हो जाता है, बादलों का अभाव होता है, वायु विरल होता है। लेकिन जब मेसोस्फीयर में आते हैं तो मेसोस्फीयर में हवाएं होती हैं विरल, अत्यंत विरल हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चली जाती हैं, हवा की विरलता बढ़ती चली जाती है। मेसोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर के बाद आता है आयन मंडल। ये जो आयन मंडल है, ये आयन मंडल है, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल। यहां आयन पाए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर पाया जाता है वायुमंडल। अब सोचो जरा, यह कहा जाता है कि वायुमंडल, आउटर एटमॉस्फेयर, ये जो आउटर एटमॉस्फेयर है, ये सबसे ऊपर पाया जाता है।
और आउटर एटमॉस्फेयर की एक सबसे बड़ी चीज, खास चीज क्या है आउटर एटमॉस्फेयर की? आउटर एटमॉस्फेयर की खास बात क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है आउटर एटमॉस्फेयर की? ध्यान देना, आउटर एटमॉस्फेयर में एक बेल्ट होता है जिसको कहते हैं वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट। वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट होता है। यह बेल्ट पाया जाता है आउटर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पाया जाता है। यह जो बेल्ट है, हमेशा इस बेल्ट में क्या होता है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पकड़े गए आवेशित कण होते हैं। जिसको कहते हैं चार्ज पार्टिकल कहते हैं। सोचो, ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, ये होता क्या है? हम किसे कहते हैं चार्ज पार्टिकल? एक बात याद रखना है, इस बेल्ट में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल आते कहां से? हमेशा जब सूर्य से तूफान चलता है, हम तूफान की बात करें, हमेशा ध्यान दो, तो इस तूफान के कारण सूर्य की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हमेशा ध्यान दो, चुंबकीय तूफान के कारण, चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य से इलेक्ट्रॉन विसर्जित होते हैं। आज जब सूर्य से इलेक्ट्रॉन जो आता है, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझो कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। जब तूफान आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, पृथ्वी का ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, ये कैप्चर कर लेगा। परिणामतः यहां प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकाश को कहा जाता है अरोरा। इसे कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। इसको इस तरह समझो आप कि आपकी पृथ्वी है, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है, यह आपका सूर्य है। चुंबकीय तूफान के कारण जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहां पे पाया जाता है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेता है, हमेशा ध्यान दो, इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो ये चमकने लगता है, जिसे कहते हैं अरोरा।
ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। यह प्रकाश पोल पर उत्पन्न होता है। अब सोचो, ये जो चमकने वाला ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश, ये जो ऑरोरा है, इसके दो रूप है, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, और दूसरा है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी हम ध्रुवीय प्रकाश की बात करें। एक बात याद रखना कि आउटर एटमॉस्फेयर में वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट पाया जाता है। इस बेल्ट में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा, यह पृथ्वी है, यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यह मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक चीज सोचो, यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? जब सूर्य में चुंबकीय तूफान आते हैं, चुंबकीय तूफान, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विसर्जित होते हैं सूर्य से। जब इलेक्ट्रॉन विसर्जित होते हैं, जब पृथ्वी की ओर आते हैं, तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। अंततः प्रकाश से चमकने लगता है। जो चमक होती है उसे ऑरोरा कहा जाता है। ऑरोरा अर्थात ध्रुवीय प्रकाश। समांतर उस प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा पोलेरिस कहा जाता है। पोल से पोलेरिस अर्थात ध्रुवीय प्रकाश। इसके दो रूप होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो बोरियालिस है उसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, जो ऑस्ट्रेलिस है उसे दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। यहां से कुछ प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। ये वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, सूर्यताप इंसुलेशन। पर एक बात बताना चाहता हूं आपसे मैं, कि मेरी कोशिश होगी कि लाइव क्लास लूं और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूं, ताकि हमारे आपके बीच इंटरेक्शन हो। थैंक यू।